नमस्कार प्यारे प्रशिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे रसगुल्लों। एक बार आप लोग जुड़ जाइए और अपने साथियों को बुला लाइए भाई प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आज का जो मैथ का क्लास होने वाला है आज आपका लास्ट होगा। इसके बाद जो क्लासेस आएंगे मैथ के आपके एग्ज़ाम से पहले, यानी कि आज अगर 24 तारीख है, 24 है भाई ना आज, अगर आज 24 तारीख है तो 24 के बाद 26, 27, 26 के बाद 27 से कल आपका एग्जाम ही परसों से स्टार्ट हो जाने वाला है। 24 के बाद 25, 26, 25, 26, 27 से स्टार्ट हो जाने वाला भाई। 27 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 28 को मैथ का पेपर है। तो कल और परसों 2 दिन हम सेट बनाएंगे मैथ का, 2 सेट बनाएंगे मैथ का 2 सेट बनाएंगे दोस्तों। उसमें से ही प्रश्न आने की संभावनाएं, मतलब वैसे ही प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। और तो आपका मैराथन क्लास आज शायद 12वें नंबर का है मैथ में, तो आप 12 के 12 रिवीजन जरूर करके जाएंगे, इतना प्रॉमिस करिए, अन्यथा हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे भैया कि आपका गलत हो गया। आज 2-3 बच्चों का कन्फ्यूजन है जो प्रश्न में, वह प्रश्न लेंगे। और एक बच्ची का भाई, कोई बच्चा था, उसका कन्फ्यूजन है सर थोड़ा सा वर्गमूल बता दीजिए, वर्गमूल में कुछ टॉपिक नहीं क्लियर है, तो आज वर्गमूल भी बता देंगे। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो चुनिंदा प्रश्न होंगे और मिक्स प्रश्न होंगे। आप लोग बने रहिएगा 1 घंटे तक हमारे साथ बेहतरीन तरीके से दोस्तों। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि और सारे बच्चे और सारे हमारे रसगुल्ले जुड़ सकें। भाई रसगुल्लों, बस इतना ध्यान दो आप लोग कि जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसको अपने कॉपी पे नोट किया करिए और बेहतरीन तरीके से इस प्रकार तैयारी किया करिए जैसे लग जाए कि हाँ हम किसकी तैयारी कर रहे हैं भाई, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं ना। देखिए एक बच्चे का प्रश्न था, सिंपल सा छोटा सा प्रश्न था, सभी लोग कर देंगे हमें पता है। चलिए सभी लोग उठाएंगे हाथ भैया, जिसको आएगा हाथ उठाएगा भैया, हाथ उठाना है। और एक बात बोल देते हैं पहले कि आप लोग एक दिन, मतलब कि कल या परसों, जो बच्चे वीडियो को देखेंगे नीचे कमेंट कर दीजिए, जिस पे ज़्यादा लाइक्स और कमेंट आएंगे उसी डेट को हम लाइव होंगे आपके एग्जाम के पहले और आपसे बात करेंगे। बात करने के लिए सिर्फ लाइव होंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताएंगे और किस तरह से एग्जाम में बैठना है, पैटर्न कैसे है, कैसे लिखना है, सारी बातें चर्चा करेंगे हम लोग। एग्जाम से एक दिन पहले लाइव होंगे दोस्तों, यानी कि 27 को आपका एग्जाम है तो 26 को शाम को या फिर 26 को सुबह हम लोग लाइव आएंगे और आप लोग सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यूपी टेट का धमाका सेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा साथियों, है ना। चलिए पहला प्रश्न, मतलब आज का कन्फ्यूजन वाला पहला प्रश्न जो बच्चे का था, एक साइकिल के पहिए, सभी लोग लगाएंगे भाई, सभी लोग लगाइए। एक साइकिल के पहिए, एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 77 सेंटीमीटर है। 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया चक्कर लगाएगी। कितना चक्कर लगाएगी, यानी कितना चक्कर लगाएगी भाई, लगाएगी। फटाफट सभी लोग आंसर बताइए पहले, फटाफट, जितने लोग लाइव हैं सारे बच्चे सॉल्व करें इसे। बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। आज थोड़ा सा मेरा पूरा शरीर तप रहा है, मतलब बुखार हमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, कह लीजिए कि पूरा शरीर, बदन पूरा तप रहा है। इसका कारण भी है, हमने वैक्सीन का 2nd डोज आज लिया है, आज शाम को, तो इस वजह से पूरा हेडेक हो रहे हैं और पूरा शरीर तप रहा है। लेकिन फिर भी आपके कारण आज लास्ट क्लास है मैथ का, इसके बाद कल से हम पेपर लाएंगे और उसको कराएंगे ना। तो थोड़ा सा आप हमारे चीज़ों पर गौर करिए और आपके लिए जब हम बुखार रहते हुए पढ़ा सकते हैं, तबीयत खराब रहते हुए पढ़ा सकते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि सर के क्लास को इतना शेयर किया जाए कि हमारी फैमिली आने वाले, जब तक हम लोग यूपी टेट का क्लासेस स्टार्ट करें, बाकी क्लासेस तो हो गए हैं, जो आगे क्लासेस हैं उसको स्टार्ट करें यूपी टेट में 28 के बाद। जैसे ही हम लोग अपने अलग से रूप में आएँ तो सर की फैमिली थोड़ी सी, मतलब हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हो, तो थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोग का परिवार है। बताइए भाई, तो ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है भाई, ये पहिया है हमारा, सारे बच्चे लगा दिए होंगे, हमें यही आशा करते हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर, यह साइकिल का पहिया है भाई, इसका व्यास 77 सेंटीमीटर है। तो अगर 77 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, रेडियस
रेडियस इक्वल टू 77/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। एक बच्चा बोला था हमसे ऑफलाइन कोचिंग में, ऑफलाइन में, कि भाई सर जी अगर यह 77 सेंटीमीटर है, यह रेडियस आधा हो रहा है, तो सर यह सेंटीमीटर भी आधा हो जाएगा। इतना ज़्यादा मन में मतलब हंसी आई मुझे, और उस हंसी को हमने बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन उस बच्चे को बताया भाई कि भाई देखो, सेंटीमीटर होता है, यूनिट होता है। चाहे आप एक रोटी खाओ, चाहे आधी रोटी खाओ, अगर एक रोटी को तोड़ के खाते हो तब भी वह रोटी ही होगा। अगर थोड़ा सा चावल लेते हो तो चावल ही कहलाएगा, भाई आपने चावल खाया। अगर ज़्यादा चावल खाओगे तब भी वो चावल ही कहलाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम एक रोटी खाते थे डेली, आज भूख नहीं है तो आधी रोटी खाएंगे तो रोटी नहीं बन जाएगा भाई समोसा। ऐसा थोड़े होता भाई। यूनिट तो यूनिट होती है भाई, मात्रक तो मात्रक होता है, चाहे छोटी वैल्यू हो चाहे बड़ी वैल्यू है, चाहे छोटा दूरी हो चाहे बड़ा दूरी हो। दूरी तो दूरी होती है, किलोमीटर ही रहेगा, मीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर ही रहेगा। तो उस बच्चे को समझ में आया बाद में, लेकिन मज़ा आ गया था हमें तो। आर बराबर 77/2 सेंटीमीटर भाई। अब आपको पता है साथियों, जब हम बताए थे यन यन पाई आर स्क्वायर, यन क्या है, नंबर ऑफ चक्कर है। इधर क्या है भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस। ये क्या है भाई, डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर चला, ये डिस्टेंस है। ये क्या है भाई, यन, ये क्या है भाई, चक्कर है, ये एक चक्कर है, ये एक चक्कर है, एक चक्कर। एक मिनट रुकिएगा, ये गलत हो गया भैया। 2 पाई आर होगा ना बेटा, ये 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, यहाँ पे एन होगा। ठीक है ना। ये 2 पाई आर का मतलब एक चक्कर आपने लगा लिया। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये पूरा एक चक्कर हो गया, यानी 2 पाई आर कवर हो गया। फिर दूसरा चक्कर स्टार्ट किया, फिर दूसरा चक्कर हो गया, यानी 2 चक्कर हो गया, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर हो गया। फिर से एक चक्कर हमने स्टार्ट किया, फिर तीसरा चक्कर हो गया, यानी कि 3 बार 2 पाई आर हो गया। इस तरह एन बार आपने घुमाया होगा, तब जाके इतने किलोमीटर आप पहुंचे होंगे। ठीक है ना भाई। तो आप एन बार घुमाया, कितने किलोमीटर पहुंचे आप भाई, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू किसमें भाई, सेंटीमीटर में है। किसमें भाई, सेंटीमीटर में है। अब इसको भी आपको किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना होगा, क्योंकि अगर हमारी दूरी सेंटीमीटर में है तो सारी दूरियां सेंटीमीटर में ही आएंगी भाई। कितना हो जाएगा भाई, देख लो। मीटर, एक मिनट भाई, इसको मीटर में बदलेंगे भैया दोस्तों, इसको मीटर में बदलेंगे या सेंटीमीटर में है, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा। इधर 77/2, इधर 0.242 है किलोमीटर में, 0.242 किलोमीटर में है। 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये किस में हो गया भाई, मीटर में हो गया। अब आप बताओ कौन नहीं लगा लेगा इसको भाई, कौन नहीं लगा सकता है। सारे बच्चे लगा सकते हैं, बता दो आंसर, आंसर बता दो भाई। देखो अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो होगा 242, ये पूरा हो गया 242। अब इधर है कितना, 77/2 है दोस्तों। 7 से आप 7 को कैंसिल कर सकते हैं, 11 बार में कट गया। अब यहाँ पे 2 है तो इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दीजिए साथियों। अब इधर देखिए 11 दूनी 22, 11 एकम 11 दूनी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा भाई, 2, 11 दूनी 22 भाई, 22 बार में कट गया। ये 22 22 से कट जाएगा तो कितनी बार आएगा भाई, एक ही बार में। क्या एक ही चक्कर लगाएगा वो भाई, एक ही चक्कर लगाएगा, एक चक्कर तो नहीं लगाएगा भाई वो, एक चक्कर नहीं लगाएगा भाई। हाँ, एक ही चक्कर में पहुंच जाएगा, बिल्कुल एक ही चक्कर होगा भाई। ये 22 से 22 कट गया तो बता दो, एक ही चक्कर में हुआ महाराज, एक ही चक्कर में वो पूरा का पूरा दूरी भाई कवर कर लिया। इस तरह से आप समझ गए कि पूरी की पूरी दूरी उन्होंने कवर किया दोस्तों, कितने में, एक चक्कर में। यानी कि एक चक्कर अगर पाई, अगर यह चीज़ें हमारी किसमें हो भाई, सही है ना, देख लो कहीं गलत तो नहीं है। एक यानी कि एक चक्कर आ गया, यन बराबर एक चक्कर हो गया, यन बराबर एक चक्कर आ गया भाई। इस चीज़ को आप समझिए, एक चक्कर आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, जिसको भाई जिसकी कन्फ्यूजन थी वो सॉल्व कर लें इसको। आगे चलते हैं साथियों, बस इतना याद रखना, हम साथ रहेंगे आपके, हम साथ रहेंगे आपके, है ना। चलिए चलिए भाई, एक चक्कर ही आएगा, सारे बच्चों का सही है, एक चक्कर। अगर आप सोच रहे हो कि सर यह तो मीटर में था, यह सेंटीमीटर में था, तो इसको आप 1000 से गुणा करा लीजिए। किससे भाई, 100 से, सॉरी 100 से गुणा करा लीजिए। यानी कि 100 से जब गुणा कराएंगे भाई, यह सेंटीमीटर में है, यह सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब सेंटीमीटर है तो अब आप बताओ, जब यह हमारा 1000 था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ तो। ठीक है मित्रों, ये तो हो गया आपका एक वैल्यू आ गई इसकी ना, 1 आ गई। चलिए आगे चलते हैं।
आगे कौन सा डाउट था भाई बच्चे का, आगे वाला डाउट कहाँ गया। ये देखिए अच्छा प्रश्न है, ये आपके यूपी टेट के लेवल का है। बच्चे ने पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। सभी लोग बताएंगे और देखते हैं किसका आईक्यू पावर ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है भाई आईक्यू पावर, बताइएगा सभी लोग। तो साथियों थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से ना एफर्ट ज़्यादा नहीं दे पा रहे, लेकिन आप लोग घबराइए मत, सारे एफर्ट आपके ऊपर हैं, पूरा शरीर तप रहा है बिल्कुल। विषम, बताइएगा यह सही है कि नहीं। हम 4 ऑप्शन लिखेंगे, चारों में से कौन सा सत्य है यह बताना है आपको। विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या ही होती है। विषम संख्या, विषम संख्या का वर्ग का वर्ग का वर्ग एक विषम होता है, एक विषम विषम होता है भाई। कोई संख्या हो अगर वह विषम है, अगर उसका वर्ग करते हैं तो क्या वह विषम आता है, पहला ऑप्शन यह कह रहा है। दूसरा ऑप्शन बी का क्या कह रहा है भाई, सम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। अगर सम संख्या का वर्ग करते हैं, सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। क्या यह सत्य है, बताइए क्या यह सत्य है भाई, विषम होता है, विषम होता है लिख लीजिए वहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। विषम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। कितना होता है भाई, सम संख्या, सम संख्या होता है, सम संख्या होता है बताइए, यहाँ पर होता है लिख लीजिए, विषम होता है। ठीक है आगे देखिए, लास्ट डी ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही है, कौन सा सत्य है, सिर्फ यह बताना है, यानी कि 3 इसमें गलत हैं। विषम संख्या का वर्ग सम तथा विषम दोनों हो सकता है। विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग सम सम और विषम दोनों हो सकता है, विषम दोनों हो सकता है। भाई अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट में, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। विषम दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकता है, और ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आपके सी टेट में आते हैं, है ना, जो इस टाइप के थ्योरेटिकल प्रश्नों में बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, और थ्योरेटिकल बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, इस वजह से सी टेट में हार्ड ही प्रश्न आते हैं। कभी हम आपको ये बताएंगे जरूर दोस्तों, सी टेट और यूपी टेट में क्या अंतर है ना, जरूर बताएंगे, घबराइएगा नहीं। जब बने हैं तो आप सारे डाउट भी हमसे अपना कवर कर सकते हैं ना, सारे डाउट आपका क्लियर करेंगे। बताइए इसमें क्या सही है, फटाफट बताइए, तब तक हम पीडीएफ खोल लेते हैं। विषम संख्या का वर्ग एक विषम होता है, चलिए हम मान लेते हैं विषम संख्या 3 है, 3 का वर्ग विषम आ गया भाई, ठीक है। 5 का वर्ग भाई, 5 का वर्ग 25 आ गया भाई, यह भी विषम है। अगर भाई हम करते हैं 7 का वर्ग भाई, 7 का वर्ग कितना आ गया 49 आ गया भाई, यह भी एक विषम है। अगर बोले भाई 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 आ गया भाई, यह भी एक विषम है। यानी कि विषम संख्या का वर्ग एक विषम होता है, यह तो बिल्कुल सत्य निकल के आ गया सर जी। तो हम कहेंगे हाँ भाई यह तो सत्य है। आगे देख लीजिए, तो इसका मतलब ये तीनों रॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग होगा। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सॉरी सम संख्या का। अगर सम संख्या है भाई 2, 2 का वर्ग क्या विषम होगा, 4 का वर्ग क्या विषम होगा भाई, बताओ क्या विषम होगा, 8 का वर्ग क्या विषम होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा सर जी। तो मतलब कि यह तो रॉन्ग है भाई। आगे देख लीजिए, विषम संख्या का वर्ग सम होगा, अभी तो हमने कर रहा था, यही तो कर रहे थे भाई, विषम संख्या का वर्ग कहाँ विषम आ रहा था, विषम संख्या का वर्ग सॉरी सम, सम कहाँ सम आ रहा था, विषम संख्या का वर्ग कहाँ सम आ रहा था। यह सम है 49, 25 क्या सम है, 9 क्या सम है, सम मतलब इवेन नंबर और विषम मतलब भाई ऑड नंबर। तो ये ऑड तो हमको दिख नहीं रहा, सॉरी इवेन तो दिख नहीं रहा भाई, यानी कि यह भी रॉन्ग होगा। आगे देख लीजिए, विषम संख्या का वर्ग सम और विषम दोनों आ सकता है, यह तो कहाँ से हो सकता है भाई, केवल विषम आएगा, केवल विषम आएगा, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है साथियों। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके अच्छे लेवल, ये तो नॉर्मल सा था प्रश्न एक, जो आपका कॉन्सेप्ट बहुत बार क्लियर होगा इस पर, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रश्न भी सॉल्व किए होंगे, सम विषम बहुत बार आपने पढ़ा होगा। जो बच्चे हमारे साथ यूपी टेट में थे, यूपी टेट वाले क्लास किए होंगे, वहाँ पर भी विधिवत उनको लगभग नंबर सिस्टम में 11 से 12 क्लास पढ़ाए गएंगे, है ना, गए होंगे बच्चे, देखे होंगे। आज हम आते हैं वर्ग और वर्गमूल पे। भाई ये देखिए, जिस बच्चे को वर्ग और वर्गमूल में कन्फ्यूजन है, एक बार कान खोल के सुन ले। वर्ग आप बनाते हो, पहले बता दो, वर्ग बनाते हैं आप, वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ए का स्क्वायर आप लिखते हो भाई, एरिया इसका ए का स्क्वायर। उसी प्रकार से जो वर्ग होता है, जैसे हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, तो बोलेंगे सर 25, 5 का वर्ग 25 हो गया। 6 का वर्ग कितना होगा सर जी, तो बताएंगे 36 हो गया भाई। अगर बोलेंगे 7 का वर्ग हो गया कितना हो गया सर, तो बोलेंगे 49 होता है सर।
ये 49 कहाँ से आया भाई? अब आपने 7 का जब वर्ग किया है, 7 का जब वर्ग किया है तो मतलब 7 गुणे 7, 7 का 2 बार गुणा किए होंगे, यही तो किए होंगे। अब ऐसे पूछता है आपसे वर्ग का वर्ग बता दीजिए, वर्ग का वर्ग यानी 7 की पावर 4 की वैल्यू बता दीजिए। तो ये भी तो नॉर्मल है। तो अब आप क्या करेंगे, 7 की स्क्वायर को 7 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर 2 बार करेंगे गुणा। भाई इस पूरे को आपने 2 बार गुणा कर लिया। अब घातांक वाले में मत जाइए, अब वर्ग है तो वर्ग के हिसाब से समझते हैं। 7 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर आपने कर दिया। और तो आपका 7 गुणे 7 4 बार कर सकते थे, इसको आप लिख भी सकते थे 7 के पावर में 4, क्योंकि घात है, घात के पावर में घात है तो गुणा हो जाती है ना, ऐसे जब ब्रैकेट बंद होता है तो। अब कभी ऐसे मत कर दीजिएगा, ऐसे रहेगा तब ये 2 दूनी 4 का गुणा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, तब हमेशा पावर होता है। जैसे यहाँ पे तो सेम आएगा क्योंकि 2 2 है। तो अगर ऐसे होता है तो आप बताओ कहाँ सेम आएगा? कभी ये सेम होगा, कभी ये सेम होगा? कौन बताएगा सेम होगा? कौन कह रहा है सेम होगा? कौन कह रहा है ये सेम है? ये दोनों कौन कह रहा है सेम है, बता दो। देखो 3 के पावर में 2, 3 त्रिका 9 यानी कि 7 के पावर में 9 की वैल्यू, यह देखो इतना बड़ा वैल्यू आएगा। और इसमें क्या है, 7 के पावर में 3 के पावर में 2 है तो 7 3 दूनी 6, यह 7 के पावर 6 होगा। तो दोनों का वैल्यू अलग अलग है, थोड़ा सा बस चेंजेस से, यानी कि जब ब्रैकेट लगा देंगे तो वैल्यू का मान जो चेंज हो जाएगा, अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान देने हैं, ऐसे छोटी छोटी दिक्कतें प्रॉब्लम्स हमेशा आते हैं, फेस करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने 7 का स्क्वायर किया, यानी कि अब इसको करेंगे 7 गुणे 7, इसको भी तोड़ेंगे 7 गुणे 7, भाई ये हमारा वर्ग हो गया। कैसा वर्ग हो गया सर? 7 सते 49, 7 सते 49, यानी कि सर 49 गुणे 49, यानी कि यह सर आएगा जो 49 का स्क्वायर आएगा भाई। अब 49 का स्क्वायर कौन बताएगा भाई? 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 49 का स्क्वायर होता है सर 2401, 2401 होता है सर। इस तरह से हमने निकाल दिया। अब आपको दे देगा कि 2401 जो है सर, ये किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है आपसे पूछ दिया, वर्गमूल। तो बता दीजिए जिसका वर्ग होगा। 2401 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है भाई? 49 का, यानी 49 इसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि 49 गुणे 49 वर्गमूल में है, एक पेयर बन गया तो एक पेयर बना तो 49 बाहर आ गया, 49 गुणे 49। इस तरह से भैया वर्गमूल में दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर वर्गमूल में दिक्कत आ रहा है तो महागधा हो आप, और गधा का सिर्फ एक ही तरीका है घोड़ा बनने का कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए आप घोड़ा बन जाओगे तुरंत, ठीक है ना। तो गधा से घोड़ा बनना हमने सिखा दिया। अब जिसको गधा से घोड़ा बनना हो तो प्रैक्टिस करेगा और गधा से घोड़ा बनेगा। और खच्चर बनना हो तो 2-3 महीने पढ़ाई छोड़ देना, गधा से और डाउन हो जाओगे, खच्चर बन जाओगे। तो यही है, थोड़ा सा अनुभव है। एक बार हम गधा थे तो हमने घोड़ा बनने की चाहत आई हमारे दिल में, तो हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, घोड़ा बन गए। तो यही चीज़ है जो हमारे पास अनुभव है, वो चीज़ बता रहे हैं भाई। और खच्चर बनने की कभी चाहत तो आई नहीं, इस वजह से हमने प्रैक्टिस छोड़ा नहीं कभी, ठीक है। तो अभी खच्चर तो बने नहीं है, और भविष्य में हो सकता है बन जाए, अच्छे से लाइफ हो जाए तो बन सकते हैं। तो बस आप लोग की कृपा है सब, है ना। चलिए अब आप बताएंगे, जो जिसका कन्फ्यूजन था वो बच्चा बताएगा, सॉल्व करेगा। बताओ, अगर बोले भाई 2/3 का वर्ग बता दो, 2/3 का वर्ग बता दो, तो आप कहोगे क्या? 2 दूनी 4/9। अब हम पूछेंगे सर इसका वर्गमूल बता दीजिए, 4/9 का वर्गमूल बता दीजिए, वर्गमूल बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे सर? इस प्रकार से करेंगे। वैसे हम वर्गमूल पे, घनमूल पे और घातांक पे दूसरा या फिर छठवां लेक्चर है, आप देख लेंगे। जिसका कन्फ्यूजन था बच्चा आप देख लेना, है ना। जिसका भी कन्फ्यूजन था कि सर वर्गमूल एक बार बता दीजिए, तो हमने वर्गमूल केवल एक लेक्चर में कंप्लीट किया है, 1-2 घंटे में, है ना। तो शायद आप वीडियो देखिएगा, उसमें कोई होगा, और मैराथन वाले में ही 12 क्लास है, 12वां शायद, छठा क्लास है या फिर 5वां क्लास है। तो हमने उसमें बताया है वर्गमूल, घनमूल और घातांक तीनों का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। जैसे हमने 2 दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया, एक दिन में पूरा बेसिक बुक खत्म किया, और दूसरे दिन ट्रिग्नोमेट्री में जितने आपके राजन सीरीज से थे प्रश्न उसको खत्म कर दिया था। और बाकी तो हम लोग मैराथन में किए ही थे ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इधर कंप्लीट बेसिक आपको दे दिया गया, जिससे कि कभी पेपर हो आपका, चतुर्थ सेमेस्टर हो, तुरंत एक रात में उसको पढ़ के जाओ। ट्रिग्नोमेट्री से एक भी प्रश्न गलत नहीं करके आओगे आप, पूरा फार्मूला एक जगह आपको कलेक्ट करके दे दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए, अब ये ऐसा, अब आपको पता है सर अगर ऐसा होता तो हम बता देते 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं दिया गया हो, आपसे यह डायरेक्ट पूछा जाए, तो आप करोगे ऐसे भाई, 2 गुणे 2 ऊपर, 3 गुणे 3 नीचे। तो 2 एक पेयर बन रहा है, 3 नीचे पेयर बन रहा है, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बताइएगा 2-3 प्रश्न कर लीजिए। 27 बटे, या फिर यह कर लीजिए 81/16, इसका बता दीजिए वर्गमूल भाई, वर्गमूल बता दीजिए, फटाफट बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। देखिए, अगर आपको 9 का स्क्वायर याद हो तब भी सही है, अगर 9 का स्क्वायर ना याद हो तब 3 का पावर 4 याद होगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इस तरह से 3 त्रिका
9, 9 3 27, 27 3 81 बटे, इसका अगर 4 का स्क्वायर याद हो तब भी ठीक है कि भाई 4 का स्क्वायर न याद हो तब भी ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यह तो कर ही लो सकते हो भाई। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 2 का पेयर बना लो, 2 2 का पेयर बन गया भाई। यह वाला पूरा 3 में से एक 3, यह दोनों तीनों में से एक 3, यह दोनों 2 में से एक 2, इन दोनों 2 में से एक 2। यानी कि कह सकते हैं सर ये पूरा अगर वर्गमूल में रहता है तो हमारी जो वैल्यू आएगी, एक 3 यहाँ से निकलेगा, एक 3 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, 3 3 का 9, 9 9 बटे 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ। सारे बच्चे कमर कस लें, सारे बच्चे कमर कस लें भाई। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने वही बेसिक क्लास जो हम लोग का था भाई मैराथन का। जितने भी अब चलेंगे प्रैक्टिस, इतना समझ लीजिए दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म वाले हैं। लॉन्ग हमने कर लिया, एमसीक्यू भी पूरा कर लिया। जो शॉर्ट टाइप के प्रश्न हैं, शॉर्ट है ना, जो शॉर्ट हैं उसको करते चलते हैं हम लोग और एक एक चीज़ें देखते चलते हैं। फटाफट आप लोग आ जाइए, लाइन पे आ जाइए भाई। मन करे तो अपने भैया बहनी को बुला लीजिए, जो भैया बहनी सो रहे हों, जो भैया बहनी यह सोच रहे हों कि अब कभी तो चतुर्थ सेमेस्टर का देना नहीं हमें एग्जाम, भैया अब क्या है पास हो जाएंगे। अभी तक तो पास ही होते आ रहे थे, अभी आगे भी पास हो जाएंगे भाई, समझ लो। अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए और सारी चीज़ें ट्रैक पे ला जाएगा, अपने आप आ जाएगा ट्रैक पे लाना पड़ता है। हाँ, बस मेहनत कर दीजिए भैया, एक बार मेहनत कर देंगे तो आपका जन्म जन्मांतर हो के लिए हो जाएगा ना, तो कर दो ना एक बार भाई। कहाँ गया शॉर्ट? हाँ रुक जाइए। अच्छा एक प्रश्न करिएगा तो, जो हमने कल ट्रिग्नोमेट्री का कराया था, देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। फटाफट बच्चे, सारे बच्चे करेंगे। 10 का स्क्वायर पाई अपान में 6 करवाया था भाई, सारे बच्चे करेंगे, 10 का स्क्वायर पाई अपान में 6, पाई अपान में 4, पाई अपान में 4 प्लस 10 का स्क्वायर भाई राकेश जी, सभी बच्चे, महेंद्र जी, सभी बच्चे जितने बच्चे हैं, शिल्पा नाम है, शिल्पा जी, सारे बच्चे जितने बच्चे हैं सारे बच्चे करेंगे। 10 स्क्वायर पाई अपान में 6, 10 स्क्वायर पाई अपान में 4, 10 स्क्वायर पाई अपान में 3, सारे बच्चे करेंगे। देखिए हमने बताया था आपको भाई, जब भी पाई अपान 6 होगा, जब वैल्यू हम बता रहे थे पाई अपान 6 30 के डिग्री के बराबर लिखा गया था कि नहीं, डायरेक्ट बता दीजिए भाई, लिखा गया था। अगर नहीं भी याद है भाई, पाई की वैल्यू याद है ना आपको, 10 का स्क्वायर पाई का 180 बटे 6 प्लस में 10 का स्क्वायर 180 बटे 4 प्लस में 10 का स्क्वायर 180 बटे 3, 3 छक 18, 4 से कितने बार में घटेगा, 45 बार में, देख लो, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 36 18 30 हो गया भाई। यहाँ पर 3 छक 18, यहाँ पर 60 हो गया। यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 10 स्क्वायर 60 डिग्री। भाई 2 दिन आपके पेपर चलेंगे, इतना समझ लीजिए। आज के बाद कल और परसों पेपर होगा जो हम डिजाइन करेंगे अपने से खुद से, और आपको करना होगा। यानी कि 5 MCQ होंगे, 5 नहीं 10 MCQ रखेंगे हम, 10 चुनिंदा MCQ होंगे और सबसे हार्ड प्रश्न बनाएंगे। सबसे हार्डेस्ट लेवल होगा, दोनों पेपर हार्ड होगा। अगर आपने दोनों पेपर कर लिया मॉडल तो समझ लीजिए आपका सफल होगा 4th सेमेस्टर बेहतरीन तरीके से दोस्तों, उससे हार्ड नहीं आएगा पेपर में आपके। देखिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3, 1/√3 होता है, तो स्क्वायर करते हैं तो 1/3 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर करिए चाहे 100 करिए चाहे कुछ करिए भाई 1 ही रहेगा। प्लस 10 स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है √3, √3 का स्क्वायर कर दीजिए भाई, जग जाहिर है 3 ही होगा, तो 1/√3 का जग जाहिर है भैया 3 होगा। और 1 का स्क्वायर करिए चाहे पावर में 100 करिए 1 ही होगा। √3 का स्क्वायर कर लीजिए चाहे कुछ कर लीजिए भाई 3 बन जाएगा ना भाई। अब जोड़ लीजिए, 3 1 4, एलसीएम लीजिए 1/3 प्लस 4, 3 चौके 12, 12 1 13, 13/3। बताओ किसका नहीं आया, बताओ किसका नहीं आया। जिसका नहीं है भाई एक थप्पड़ अपने गाल पे मार ले, फटाफट मार ले, फटाफट मारे। ये चीज़ें बता दी गई हैं तब भी नहीं आ रहा है, तुम फटाफट मार लो गाल पे, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे फटाफट एक चाटा, तुरंत चटाक से लगना चाहिए गाल पे। भाई देखो गलती करो तो सीखो, गलती कर लो तो सीख लो। अब गलती करके भी नहीं सीखना चाहोगे तो क्या किया जा सकता है उसके ऊपर, वो कभी चीज़ें नहीं आएंगी आपको। गलती करिए तो सीखिए, अन्यथा मत पढ़िए कोई चीज़ ना। जब सीखना ही नहीं तो गलती आप चाहते हैं, हम गलती इसमें करना ही नहीं चाहते हैं, तो मतलब आप सीखना नहीं चाहते। अगर आपने गलती की है तब मान लीजिए आप सीखने की ओर पहला कदम बढ़ा दिए हैं, ठीक है, आपने उसको सीख लिया। अन्यथा गलती करके आप छोड़ देंगे उसे ना, तो बार बार गलती होती रहेगी। एक बार सीख लो, गलती कर लो। चलो बता दो भाई इसका, cos 60 डिग्री बराबर में 1 -
2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सारे बच्चे करेंगे बराबर में 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1, सभी प्रूव कर दो भाई। देखिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, बता दो। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये देखिए सब के सब क्या है, फार्मूला तो है कॉस के। अगर यहाँ पर एक चीज और दिया होता, कॉस स्क्वायर, हाँ सही है भाई, 2 थीटा कॉस 2 थीटा, हाँ सही है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो सबका वैल्यू सेम ही आएगा, तीनों चारों का, है ना। देखिए अगर cos 60 की वैल्यू सबको पता है भाई, cos 60 की वैल्यू होती है सर 1/2, तो मतलब इसका भी 1/2 आना चाहिए, किसका भाई, इस वाले का। सॉल्व करते हैं, 1 - 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। और यहाँ तो गलत आ गया भाई, तब तो 2 साइन स्क्वायर होता है ना, 2 साइन स्क्वायर होता है ना भाई, बताओ तो, यहाँ पे स्क्वायर होता है, वही तो, यहाँ पे स्क्वायर होगा तब आप सही आएगा। हम भी कहें भाई कैसे गलत हो सकता है स्क्वायर। अब देखिए 1 - 2 इंटू 1/4, 2 1 कम 2 दूनी 4, घटा लो 1/2 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया भाई, 1/2 आ गया। अब इस पूरे को भी आजमा लो, इस पूरे को देख लो, 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, रूट में 3/2 होता है, बता दो। रूट में 3/2 होता है कि नहीं होता है भाई, बता दो भाई। -1, देखो 2 यहाँ पे 3 है, 3 और 2, √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, √3 का मतलब 3, और 2 नीचे है तो 2 का मतलब 4, यानी कि 3/4। यहाँ पे हो जाएगा भाई 3/4 -1। अब एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो अन्यथा काटना है तो काट लीजिए भाई। 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 बच गया, 3 - 2, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 और ये 2 उधर जाएगा, 3 - 2 यानी कि 1/2 भाई, इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया, ये भी हमने गेन कर लिया यहाँ से। अब एक बंदा बचा है, इसको भी देख लेते हैं भाई, आ जाओ सामने तुम। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है सर रूट में 3/2, स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर कर लेते हैं। और साइन 30 की वैल्यू सर होती है, हमें पता है, आपने बताया है सर 1/2 होता है, स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे अब बचेगा भाई √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1/4 भाई कर लीजिए। यहाँ 4 समान है, जब डिनोमिनेटर यानी कि हर समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो 2/4, 2 दूनी 4 यानी 1/2 भाई देख लो। यह इस तरह के प्रूफ आते हैं फार्मूलाज के, तो आपको फार्मूला अगर याद है तो प्रूफ करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रूफ करने सबसे इजी काम होता है, क्योंकि आपको उसका आंसर पता होता है ना भाई, तो आप प्रूफ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपने ट्रैक पे, जहाँ पे थे भाई, कहाँ पे थे, चलिएगा। अच्छा एक प्रश्न और करा दें, अच्छा वाला करा देते हैं, चलिए एक और प्रश्न कराते हैं, आप लोग देखिए बस। चलिए अब आ गया आपका भैया चक्री चतुर्भुज से प्रश्न कराते हैं कुछ। चलिए तो भाई देखिए, जब रिवीजन चलता है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो दिमागें खुलती हैं, है ना। अब मिक्स क्वेश्चन, अब इसके बाद आपको पता नहीं होना चाहिए कौन सा प्रश्न हम देने वाले हैं, इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने से दिमाग खुल जाते हैं। तो चलिए आइए दिमाग खोलते हैं भाई, बताइएगा। ये आपका इस प्रकार से एक चक्री चतुर्भुज बना है भाई, इस प्रकार से एक चक्री चतुर्भुज बना है। चक्री चतुर्भुज में आपको पता होना चाहिए आमने सामने के जो कोण होते हैं, भैया, आमने सामने के जो कोण होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, 180 डिग्री बनाते हैं भाई। चक्री चतुर्भुज में B + D 180 डिग्री होगा, लेकिन इसमें दिया है आपको एंगल B बराबर 95 डिग्री दिया है, और आपको बोला एंगल A बराबर एंगल C है, तो एंगल A का मान बताइए। एंगल A बराबर एंगल C है भाई। भैया बेहतरीन प्रश्न हो गया, अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, देख लो कुछ भी नहीं सोचना है। ये 95 है, बोल दिया है एंगल B बराबर 95 डिग्री भाई, ये दिया है, और यह भी एक दिया है वैल्यू एंगल A बराबर एंगल C। सारे बच्चे बताएं, शिल्पा हो, चाहे जो भी बच्चा देख रहा हो, राकेश हो, महेंद्र हो, पांडे जी हो, कोई भी प्रश्न, मतलब कोई भी बेटा बेटी देख रहा हो भाई तो बताइए भाई, कोई भी बच्चा बच्ची देख रहा हो तो प्रश्न का जवाब दे दे भाई। देखो अब ये चीजें यहाँ पे 95 डिग्री है ना आपका, तो हमने बताया है हमेशा चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होंगे बराबर होंगे, एंगल B + एंगल D बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है।
तो एंगल बी की वैल्यू 95 दिया है, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई बता दो? 180। इसमें से 85 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? 85 आ जाएगा, बता दो भाई। 85 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू तो 85 हो गया। अब आपसे यह चीज़ें बोल दिया है कि अब आपको यह भी पता होना चाहिए पूरे चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का भाई? 360 डिग्री का कोण बनता है। जब ये दोनों का योग 180 है तो जाहिर सी बात है ये दोनों जब बराबर कब होंगे? जब 90-90 के होंगे। जब 90-90 के होंगे तभी तो बराबर होंगे, और तभी 180 डिग्री भी आएगा, क्योंकि हमें ये चीज़ें याद रखने हैं कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने का कोण जो है 180 डिग्री का बनता है, यानी कि बराबर प्रश्न बोला है। और 180 तो हम जानते हैं भाई चक्री चतुर्भुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए तब क्या हो जाएगा भाई? 90 और 90 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके लिखेंगे अच्छे से। चलिएगा आगे चलते हैं। अब माध्यिका, फटाफट आप लोग माध्यिका बताइए, तो माध्यिका बताइए फटाफट मित्रों। जब रिवीजन चल रहा है अच्छे से चले, और जो प्रश्न आने वाला हो आपको ना पता रहे। चलिएगा माध्यिका बताइए सारे मेरे शेरों और शेरनियों। 14, 12, 19, 21, 24 और 11। फटाफट माध्यिका बता दीजिए। माध्यिका मतलब समझ रहे हो भाई ना? मीडियन। फटाफट बताइए, माध्य भी बताइए माध्यिका भी बताइए, दोनों चीज बताइए। माध्य भी बताइए और माध्यिका भी बताइए। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्य तो सिंपल होता है, माध्य में कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ सबको जोड़ना होता है, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करना होता है। तो जोड़ लीजिए, 1 4 1 5 5 1 6। देखिए 4 1 5 5 1 6 6 9 6 15 15 और 2 15 और 2 कितना हो गया? 17 17 और 3 दे देंगे तो 20 20 1 21 21 और 7 28 को 8 हो गया। ठीक है, अब बचा दो कैरी, दो को कैरी ले लिया हमने। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 1 8 8 2 10 हो गया भाई। समझ में आ गया? अब कितने नंबर ऑफ वैल्यू हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा भाई? कट रहा है, कट जाना चाहिए। 7 एकम 7 नहीं कटेगा भैया, ये कैसे नहीं कटेगा? नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, जो आएगा हमारा आंसर वही आंसर होगा। लेकिन 7 एकम 7 बचा कितना भाई? 3 बचा 38, 7 बचे 35, फिर 3 बचा पॉइंट, 7 7 चौक 28, फिर 2 बचा भाई, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा भाई? 6 बचा, 14 और 6 14 26 6 बचेगा, यानी कि 7 सते 49, 7 बटे 56, 7 बटे 56 भाई, 4 बचेगा। तो 7 चौक 28, 7 बचे 35, फिर से मतलब कि अब समझ रहे हो आपका राइट आंसर यही हो जाने वाला है 15.4। लेकिन अब माध्यिका की बात करेगा तो आपको इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा साथियों। किसमें अरेंज करना पड़ेगा भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला सबसे छोटा 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद भैया क्या है? 12 के बाद 14 है, 14 के बाद क्या है भाई? 19 है, 19 के बाद क्या है भाई? 21 है, 21 के बाद क्या है भाई? 24 है, 24 24 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भैया, चलिए सॉल्व कर दीजिए, चुटकी लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए अब हमको पता करना है भाई, ये 7 है, ऑर्ड नंबर है, तो ऑर्डर के लिए हमने बताया था प्रश्न का जो आपका फार्मूला था n+1 बटे के 2। n कितने भैया? कितने पद हैं? 7 पद हैं, प्लस में 1 कर लीजिए बटे 2 कर लीजिए। 7 से ऊपर 8वां पद आ गया बटे 2, यानी कि चौथा पद, 4वां पद आपका राइट आंसर होगा, चौथा पद। 4 आंसर राइट नहीं होगा, कुछ बच्चे होते हैं 4 लगा के चले आते हैं, 4 तो कदापि नहीं होगा, आप उसी जगह गलत हो गए। आपको एग्जामिनर बड़ी मार मार देगा, है ना? और मारने का मतलब आपका नंबर काट लेगा भाई, समझ गए? तो देखिए स्याही फेस पे आ गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बताइए, अब देखिए 4वां पद पूछ रहा है, यानी 1 2 3 4 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा सा फेस अगर हमारा खराब हो गया हो भाई तो फेस वगैरह पे मत जाइए आप लोग, बस ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि स्याही हमें लग रहा है कि हमारे फेस पे आ गया। भाई बहुत सारी परेशानियां सहनी पड़ती हैं आपका क्लास लेने में, सब कुछ सहना पड़ता है और हम सहने के लिए तैयार रहते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्या बता दीजिए। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है भाई? 24 है, 24 है। उनमें से एक संख्या, उनमें से फटाफट सॉल्व करिए आप लोग। उनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी की दोगुनी, दुगुनी कर लीजिए, दुगुनी है भाई, है ना?
दूसरे की दो गुना है, दो गुना कर लीजिए, दो गुनी, इस प्रकार से लीजिए, दो गुनी है तो दोनों संख्या बताओ, तो दोनों संख्या बताओ, दोनों संख्या फटाफट बताओ साथियों, लगाओ इससे। देखिए दो संख्याओं का योग 24 है, फटाफट आप लोग पहले ट्राई कर लो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, लग जाएगा। हमारे प्यारे मित्रों, आप लोग शेर हो चुके हो, शेरनियाँ शेरनी हो चुकी हैं, अब शेरनी नहीं रही, वो शेरनी हो चुकी हैं, जिसको कहा जाए, गर्व से कहा जाए हम शेरनी हैं, हम शेर हैं, इस तरह से। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। और आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखा है। जिस भी बच्चे का अभी भी कन्फ्यूजन है, वह 12 नंबर का क्लास है, हो रहा है, मतलब 1 से लेकर 12 तक का पूरा क्लास बच्चा अगर देख कर जाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जो आपके डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर हैं, सेकेंड सेमेस्टर हैं, थर्ड सेमेस्टर हैं और फोर्थ सेमेस्टर हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने बना दिया, बस आप 12 लेक्चर देख कर चले जाओ। सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी हमने बना दिया है पूरा का पूरा मैथ, उसको देख के चले जाओ। अब फर्स्ट सेमेस्टर की बारी है, हम बीच में बना देंगे उसको, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में दे देंगे, और थर्ड सेमेस्टर का भी एक ही वीडियो में दे देंगे पूरा का पूरा मैथ। तो चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, एक बार आप चारों सेमेस्टर को पढ़ के जा सकते हो, एक भी प्रश्न मैथ से गलत नहीं होगा। और यूपी टेट के क्लासेस तो चलाए गए हैं, पूरे के पूरे मैथ खत्म हो चुके हैं, 4-5 या फिर 2-3 चैप्टर और बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे आपके यूपी टेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होने से पहले पहले। ठीक है, बताइए भाई, दो संख्याओं का योग 24 है। भाई हमने मान लिया कि दो संख्या का योग 24 है, अगर एक संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 24 माइनस यक्स होगा। भाई बता दो, बता दो भाई, एक संख्या अगर यक्स है तो दूसरी संख्या 24 माइनस यक्स होगा। भाई बता दो, भाई बता दो। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, एक संख्या जो है यह यक्स है जो, वह दूसरी की दोगुनी है, 24 माइनस यक्स, यानी कि जो एक संख्या यह वाली है इसकी दोगुनी है यह, इसकी दोगुनी या नहीं, इसकी दोगुनी यह, कर लिए भाई। जो एक संख्या है वह दूसरे की दोगुनी है, दूसरे की दोगुनी है, इसकी दोगुनी यह है, समझ रहे हैं, इसका दोगुना यह है, मतलब दो इधर गुणा करना पड़ेगा। अब बता दो, अब बता दो भाई, सही है, अब बता दो, दो का इधर गुणा करना पड़ेगा, क्यों, है ना। अब बराबर कर लो, यक्स है इधर, इधर कितना, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 3x बराबर 48, तो काट लो इसे, 3 यानी x बराबर कितना होगा, काट लो भाई, 3 एकम 3 और कितना बचेगा, 1 3 6 18, बता दो भाई, आ गया दोगुनी, पता चला, क्योंकि संख्या तुम्हारे पास 24 ही है। जब एक संख्या हमारे पास यक्स आ गया 16 आ गया यक्स, तो 24 माइनस 16 कर दीजिए, दूसरी संख्या आ जाएगी 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स का मतलब 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 करेंगे भाई, कितना आएगा, 8 आएगा। अब बताओ 8 का दोगुना 16 है कि नहीं है भाई, तो 8 और 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराज। चलिए एक और प्रश्न करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अब इसको जो गलत करेगा भाई पिटा जाएगा, क्योंकि हमने बताया है। और वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे जो आप नहीं जानते रहोगे, समझ लो इसी प्रकार से हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप नहीं जान रहे हो कौन सा प्रश्न आने वाला है, सर कौन सा प्रश्न देने वाले हैं, तो पूरा कॉन्फिडेंस है और पूरा एक्यूरेसी के साथ इस प्रश्न को फटाफट जल्दी से जल्दी करने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर भाई। चलिए एक चित्र बनाया गया है इस प्रकार से, ये एक चित्र है भाई, इस चित्र में आपका क्या क्या दिया है भाई, एंगल 48 दिया है और 52 दिया है ना, 48 और 52, इस प्रकार से यह चित्र बना है, 48 और 52। जिस भी बच्चे का कोई भी टॉपिक कन्फ्यूजन है, कल तक का टाइम दे देते हैं, कल पूछ लो, कल ही स्टार्ट करेंगे हम आपका टेस्ट, पहला सीरीज और दूसरा सीरीज नेक्स्ट दिन, यानी आज 24 है तो 25 और 26 चलाएंगे 2 दिन, हमने बोला था, कमिटमेंट किया था, तो जरूर चलाएंगे, क्योंकि बच्चे नहीं कर पाए भाई, ये आपने सर बोला था, आपने नहीं चलाया, तो हम जो प्रश्न पेपर आपका बनाएंगे, मॉडल पेपर बनाएंगे हाथ से अपने, और वैसा ही प्रश्न आ जाएगा, टफ लेवल बनाएंगे, टफ से टफ लेवल बनाएंगे, जो आप यह ना बोल सको पेपर देकर आकर कि भैया बहुत टफ बना था, यह तो जुबान में होना ही नहीं चाहिए आपके। देखिए भाई, यह दिया है 48 डिग्री, यह दिया है 48 डिग्री, यह दिया है 52 डिग्री, 52 डिग्री, और सबका नाम दिया है ए बी सी और डी दिया है भाई। अब आपसे बोल दिया है कि ए सी बी यानी एंगल ए सी बी 52 डिग्री है, और सी ए बी एंगल सी ए बी भैया कितना है, 48 डिग्री है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो ए डी सी बताइए, एंगल ए डी सी बताइए, बताइए फटाफट, सारे बच्चे बताएंगे, एंगल ए डी सी बता दो भाई, एंगल ए डी सी, मतलब यह पूरा पूछ रहा है भाई, बता दो, कौन बताएगा, जो बताएगा
बहुत ही आनंद आएगा भाई। बता दो मित्रों, फटाफट बता दो भाई। देख लो, इसमें बहुत इजी प्रश्न है और आपको बताने होंगे, यानी कि एंगल सी, एंगल ए और एंगल डी, यह मिला दें तो कितना का बनेगा, बता दो भाई, सारे बच्चे बता दें भाई। इसमें बोल रहा है ना, चित्र एक वृत्त के अंतर्गत चक्री चतुर्भुज एबीसीडी है, विकर्ण एसी बीडी खींचे गए हैं, एसी और बीडी विकर्ण हैं, तो यदि ए सी बी 52 डिग्री है, बी ए सी 48 डिग्री है, तो ए डी सी की वैल्यू बता दीजिए भाई, बता दीजिए महाराज क्या हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी चक्री चतुर्भुज में जो भी विकर्ण होते हैं वह इस एंगल को किस एंगल को, मतलब इस वाले एंगल को, जो यह एंगल है इसको समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं भाई? समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर 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 भाई। अगर 48 का दोगुना करेंगे 2 8 16 को 6 हाथ में आया, 1 2 चौको 8 9, 52 का दोगुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10। अब बताओ इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है भाई? 2 8 16 को 6 हाथ में, 1 2 चौको 8 9, 96 आ गया तो पूरा, और 2 दूनी 4 और 2 5 10, 104 आ गया। 48 और 52, हाँ सही है, चलो भाई देख लो, 48 और 52 यह तो है ही। अब आपको पता होना चाहिए साथियों, जो एंगल यह होगा वह एंगल यह होगा क्या? अब बताओ, 180 माइनस समथिंग होगा यह। अगर यह हमारा ए है तो ये कितना होगा? 180 माइनस ए होगा, क्योंकि दोनों का योग जो है 180 होना चाहिए भाई, 180 होना चाहिए। अब यहाँ पे 48 और 52 जब आप जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है भाई? 100 आ रहा है। 48 और 52 यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी। अगर इसमें एंगल डी आप जोड़ते हो, तब जाके यह 180 डिग्री के बराबर होगा, तब जाके यह 180 डिग्री के बराबर होगा भाई। यह बराबर तभी होगा जब आप इसमें एंगल डी जोड़ोगे, एंगल डी जब हम लोग जोड़ेंगे इसमें, तब जाके बराबर होगा ना। इसमें कुछ मिसप्रिंट किया है क्या भाई? हमें तो नहीं लगता है, आप लोग बताओ मिसप्रिंट किया है कुछ? अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 48 डिग्री है, 48 डिग्री। ये पूरे एंगल ए का दिया है क्या? एक मिनट रुक जाओ, तो ये पूरे एंगल ए का वैल्यू दिया है। पूरे का दिया होता तो आमने सामने का 180 डिग्री हो जाता, ये पूरा तो दिया ही नहीं है, है ना? इस प्रकार से दिया है, जैसे है सही है। यह 48 डिग्री है और ये आपका एंगल सी कितने का है भाई? 52 डिग्री है। अब एंगल डी आपको निकालना है, निकाल लो, 180 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ लो, यानी एंगल डी बराबर कितना होगा? 180 माइनस 100 होगा, यानी कि 100 यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा साथियों, 80 डिग्री हो जाएगा एंगल डी। एंगल डी 80 डिग्री होगा तो यह कितना होगा भाई? यह 100 डिग्री होगा। आप बताओ यह 52 है या 48 है? यह 100 है, 100 और ए मिला के 180 हो गई, यह दोनों मिलाओ कितना होगा? 100 होगा, 100 होगा, 100। यानी कि यह कितना बचा भाई? 40, और यह कितना बचा? मतलब इन दोनों में यह दोनों वैल्यू हमको नहीं पता है, यह दोनों नहीं पता। ये दोनों कैसे पता हो सकता है? कोई बताएगा? यही हमको पता करना था भाई, ये हमने पता कर लिया। एंगल ए डी सी तो आ गया हमारा कितना? 80 डिग्री, 80 डिग्री आ गया। लेकिन अगर हम आपसे पूछें ये एंगल सी बताइए और यह वाला एंगल ए ऊपर वाला, माने कि डी ए सी बताइए, डी ए सी और डी सी ए बताइए, डी ए सी और डी सी ए कौन बताएगा? बता दो भाई। देखो चक्री चतुर्भुज में जब भी होता है यह समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होता है, त्रिभुज समरूप होता है, क्योंकि अब आपको पता है भाई, यह वाली साइड, यह वाला एक क्या है भाई हमारा? यह वाला क्या है भाई? यह हमारा है बेस। इस बेस से यह वाली जो दूरी होगी और यह वाली दूरी होगी बराबर होगी, यह दूरी बराबर होगा, यह पूरा दूरी क्या होगा भाई? बराबर होगा। जब यह दूरी बराबर होगा, एक ही बेस पे हैं तो यह दूरी दोनों बराबर होगी। यह दूरी जब बराबर होगी भाई तो यह वाले एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे भाई? बराबर होंगे ना, बता दो, बराबर होंगे ना भाई। तो ये कितने कितने का हो जाएगा? 40 डिग्री और 40 डिग्री का हो जाएगा मित्रों। इस तरह से निकालते हैं ऐसे प्रश्नों को। और यहाँ पर आपका यह कितना आया है? 80 डिग्री आया है। 1 मिनट, 80 और निकालेंगे तो कितना होगा भाई? ये 80 डिग्री ही आ रहा है। 80 और 80 कितना होगा? 160 ही हो रहा है। देखो कुछ मिसप्रिंट जरूर हो रहे हैं इसमें, या फिर प्रश्न ही रॉन्ग दिया है, या शायद प्रश्न ही रॉन्ग दिया है, या फिर इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ियाँ हैं। छोड़ दो, आपका बस यहाँ पे 80 डिग्री आ गया ना, यह नहीं बैठ रहा है, ये आएगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि अगर बराबर होता है ये बराबर कैसे हो जाएगा? छोड़ दो इसको। यह बस इतना आप ध्यान रखो, यह हमारा सही आया है, एडीसी 80 डिग्री। अगला देखो प्रश्न, फटाफट आप सॉल्व करो। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। उसकी चौड़ाई की लगाइए सभी लोग, उसकी चौड़ाई की, ऐसे प्रश्न आएंगे बेटा। उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। कितनी गुनी है भाई? 3 गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है
यदि यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है, यदि बाग का जो क्षेत्रफल है 243 वर्ग मीटर है, मीटर है, तो बाग की लंबाई ज्ञात करिए। तो बाग की लंबाई ज्ञात करिए। तो बाग की लंबाई भाई बता दीजिए। चलिए सॉल्व करिए आप लोग। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, मतलब एक दिया होता तब दूसरा हम निकाल पाते उसमें, है ना। तो वो हम और आप बैठा नहीं सकते, वो प्रश्न देखकर ही पता चल सकता है ना। चलिए इसको बताइए। देखिए एक कोई बाग है भाई, वो आयताकार है बाग, इस प्रकार से बाग बना है, ठीक है, इस प्रकार से बाग बना है। इसमें बोला जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना है, यानी लंबाई अगर x है तो चौड़ाई 3x है भाई, इस तरह से मान लो। अब बोला इसका जो क्षेत्रफल है कितना है भाई, 3x, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो क्षेत्रफल होता है। 3x गुणे x बराबर 243 है। 243 यानी कि 3 गुणे x करेंगे x का, तो 3 का x स्क्वायर बराबर 243। 3 से काट लीजिए, 3 और 24, 3 एकम 3 बराबर x स्क्वायर। x स्क्वायर से इसको उड़ाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 9 81 होता है। यानी अगर x की वैल्यू 9 है तो यह वाला चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई, 9 3 27 होगा। याद रखिएगा, आपसे बोला क्या है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई, यह वाली लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई मतलब हमारा क्या हुआ, चौड़ाई मतलब यह हुआ 9, चौड़ाई की 3 गुनी यानी ये हमारा चौड़ाई हुआ और ये हमारा लंबाई हुआ। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लंबाई को चौड़ाई और चौड़ाई को लंबाई लिख के चले आते हैं। अगर ऑप्शन वाले प्रश्न हुए तो आपको बुझा सकता है प्रश्न, है ना। तो आपको ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। जैसे यही प्रश्न अगर आ जाता है एमसीक्यू में, तो ऑप्शन नंबर ए दिया ही रहेगा आपको 9, ऑप्शन नंबर बी दिया रहेगा आपको 27, ऑप्शन नंबर डी दिया रहेगा भाई आपको 81, सी दिया रहेगा 81 और ऑप्शन नंबर डी दिया रहेगा 24 मान लो, इस तरह से दिया रहेगा। अब पता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इसको सही से नहीं पढ़ेंगे। लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई जो है, यह लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब यह बड़ा है, यह बड़ा है, यह बड़ा है, 3 गुनी है। लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, समझे ना भाई, 3 गुनी है। यानी कि यह वाला हमारा ज़्यादा होगा, 3x होगा और यह हमारा x होगा, समझ गए भाई। तो यह 3x क्या होगा हमारा, 3 9 27, x बराबर 9 आया है, तो 3 9 27 यानी 27 हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से लगाते हैं ऐसे प्रश्नों को। चलिए एक प्रश्न और देते हैं। साइकिल वाला हो गया। साइकिल वाला भैया देखिए, जो बच्चा प्रश्न पूछा था साइकिल वाला वो हमने करा दिया है ना बच्चा। चलिए, और साइकिल वाला मतलब वही उसका पेरीमीटर का n में गुणा करते हैं तो नंबर आप चक्कर पूछेगा आपसे, या फिर पूछेगा कितने किलोमीटर गया, तो आपको सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर, और उसमें 100 चक्कर ही आएगा। कितने चक्कर आएगा भाई, एक चक्कर नहीं 100 चक्कर आएगा। मित्रों एक बार देख लीजिए उस प्रश्न को फिर से। तो क्या बोला था, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर बराबर क्या था भाई, किलोमीटर था। किलोमीटर था कितना, 0.242 था, यह किलोमीटर में था। ये नंबर आप चक्कर पूछा है तो n से गुणा करोगे। अब ये r आपका सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे आप, ना कि मीटर में बदलोगे। यानी कि n की वैल्यू हमको निकालना है 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू 77/2 बराबर 0.242 पहले 1000 का गुणा करेंगे तो मीटर में बदलेगा, फिर 100 का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में बदलेगा। मतलब इतना बार गुणा करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर में हो गया। अब कर लो भाई। अब देखो 7 से 11 बार में गया, 2 से 2 चला गया, यानी n बराबर कितना आ गया भाई, n बराबर आप देख लो, n बराबर आ गया। ये पूरा गुणा करोगे 1000 से करोगे 242 होगा गुणे 100 होगा और नीचे 22 होगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, फिर 2 से काट लो। कितने बार में भाई, एक बार में, एक बार में कट गया। और यह वाला 11 भी तो आएगा नीचे, यह वाला भी 11 आएगा, 11 से 11 कटेगा यानी n की वैल्यू 100। अब आप 100 चक्कर लगाओगे ना तब जाके इतनी किलोमीटर की दूरी तय कर पाओगे। ठीक है, रेडियस कितनी होनी चाहिए आपका, 77/2 सेंटीमीटर का होना चाहिए रेडियस, तब जाके आप 100 चक्कर में इतनी दूरी कवर कर पाओगे भाई, है ना। चलिए अब एक प्रश्न, एक मिनट यह क्लोज हो गया। हाँ चलिए इस प्रश्न को बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। अब एक बाग की लंबाई 180 मीटर है। एक बाग की लंबाई, देखिए ऐसे प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपके यूपी टेट में भी आएंगे ऐसे प्रश्न। देखिए बेहतरीन प्रश्न पूछा है। अगर ऐसे रहता है हम आपको सब बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को।
अगर आपका चौड़ाई और लंबाई और इस तरह के प्रश्न आते हैं आयत वाले, 3 प्रश्न इस पे बनते हैं आयत के। जैसे कि अगर आपका यह बाग है और आप इसके चारों तरफ घर बनवाना चाहते हो, इसके चारों तरफ ऐसे घर बनाना चाहते हो। जो आपका बाग है भाई, यह एल और बी का है, एल लेंथ है और बी ब्रेथ है आपका। आप इसके चारों तरफ घर बनवाना चाहते हो मतलब इस तरह से, और सबकी दूरी आप बढ़वाना चाहते हो भाई एक्स मीटर ही, इधर भी एक्स मीटर, इधर भी एक्स मीटर, इधर भी एक्स मीटर और इधर भी एक्स मीटर, चारों तरफ एक्स मीटर। तो बोलेगा इस पाथ की चौड़ाई की, जो पाथ है यह, इसका एरिया बता दीजिए। तो इस एरिया का नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस में यह एक्स, देखिए क्यों 2x हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2x इंटू 2x करेंगे साथियों। यह किसका एरिया हो गया, इस पाथ का एरिया हो गया। अगर मान लीजिए लेंथ आपको 24 दिया है, ब्रेथ आपको 25 दिया है इस प्रकार से, और x 5 दिया है, तो l के प्लेस पे आप रखिए कितना 24, b के प्लेस पे 25 और x के प्लेस पे रख दीजिए 5। तो ये किसका एरिया निकल के आएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो भैया इस पाथ का एरिया निकल के आएगा, इस पाथ का एरिया निकल के आएगा। अब आपके दिमाग में होगा सर यहाँ पे 2x क्यों किए हैं, भैया 2x इस वजह से किए हैं क्योंकि यह वाली दूरी x है तो यह वाली भी दूरी x है, यानी इधर भी x बढ़ेगा, इधर भी x बढ़ेगा। जो लंबाई है चौड़ाई है दोनों x बढ़ेगा, इधर भी x बढ़ेगा, इधर भी x बढ़ेगा, यानी ये पूरी लंबाई होगी, ये पूरी चौड़ाई होगी, 2x दोनों तरफ बढ़ेंगे, इस वजह से हमने 2x किया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में बनेगा। अब मान लीजिए आपका ये लेंथ और ब्रेथ बाहर हो, यह वाली हो, यह वाला लेंथ हो, यह वाला ब्रेथ हो। अब आपको अपने आंगन बनाने हैं, अंदर में आंगन बनाने हैं। अब आपसे बोलेगा अपने घर को अंदर आंगन बनाने, घर के चारों तरफ अंदर की तरफ आंगन बना दीजिए। तब अब दब गया ना, पहले बढ़ रहा था तो हमने प्लस कर दिया, अब दब जाएगा तो अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे बस, ठीक है ना। अब जब दबेगा, जैसे कि बाहर है, पहले हमने बाहर बनाया तो हमने प्लस कर लिया, प्लस 2x। अब अंदर बनाना है, अब अंदर बनाना है भाई, ये पूरा मकान था हमारा, इसके अंदर एक आंगन बनाना था। आंगन बनाने के लिए हमने क्या किया, चारों तरफ यक्स का कटिंग करवा दिया घर में, भैया आंगन बन गया। तो यक्स का करवाया, पहले लेंथ एल था, ब्रेथ बी था, अब यक्स और यक्स हमने छोटा करा दिया, छोटा कराया यानी कि 2x और 2x का गुणा माइनस वाला होगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। अब एक प्रश्न ऐसे बनते हैं, आपका यह पूरा का पूरा क्षेत्र है, आपको बोलेगा बीच से रास्ता बना दीजिए, इस प्रकार से रास्ता बना दीजिए। तो इसके लिए आपसे बोलेगा यह जो पाथ है ना, इसका एरिया बताइए, इस पाथ का एरिया बताइए, इस पाथ का एरिया बताइए। अगर ये पूरा L है साथियों, यह पूरा B है, इस पाथ की चौड़ाई बराबर है, इधर भी। तो अगर बोलेगा इस पाथ का चौड़ाई x है तो इसका इस पाथ पूरे पाथ का एरिया बताइए, पूरे पाथ का एरिया बताइए। तो आप क्या करोगे भाई, L प्लस बी माइनस में x इंटू एक्स करोगे, बस ये कर दोगे, आपका यह हो जाएगा, पाथ का एरिया निकलेगा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं जैसा कि अभी हम कराने वाले हैं, देखिएगा सेम ऐसा ही प्रश्न है साथियों, इसको करते हैं हम लोग। तो ये तीनों टाइप आप नोट कर लेंगे ना, ये तीनों टाइप के प्रश्न बनते हैं, यूपी टेट में भी बनेंगे, हर जगह बनेंगे। अच्छा एक प्रश्न करा देते हैं आपका किस पे भैया, यूनियन पे। जैसे कि ए बराबर दिया है 1 3 5 7 समुच्चय पे, और बी बराबर दिया है भाई 5 7 8 9 दिया है। आपको बताना है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। फटाफट बताइए तो, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है साथियों, सबको मिला दो, यूनियन मतलब संगठन, इसको यूनियन बोलते हैं, मतलब कि सर्वनिष्ठ, इसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। कॉमन जो दोनों में होता है उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। ए यूनियन बी मतलब सर्वनिष्ठ, मतलब कि मुट्ठी बंद होना चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन। और यूनियन का मतलब उभयनिष्ठ, सॉरी इसका मतलब लिख लीजिए सर्वनिष्ठ, इसका मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है ना, याद रखिए। और एक पूछता है a माइनस बी, एक पूछता है बी माइनस ए, ये चारों प्रश्न हैं हम कराते हैं। देखिए पहले अगर ए यूनियन बी पूछेगा, ए यूनियन बी, तो सबको मिला के लिख दोगे। कोई प्रश्न कोई भी नंबर अगर दोनों में दो है, इसमें भी उसमें भी, तो उसको दोहराएंगे नहीं, बस एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखिए पहला 1, इसमें 3 है, फिर 5 है, 4 इसमें नहीं है, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 7 के बाद इसमें 8 हो गया, इसमें 9 हो गया। इन दोनों को रिपीट नहीं करेंगे हम, भले दो बार हो, दोनों में हो, रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार। ये हो गया ए यूनियन बी, मतलब सबको मिला दिया गया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा भाई, इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है सर जी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन वाला जो वैल्यू होता है। कॉमन क्या है भाई, 5 और 7 कॉमन दिख रहे हैं, तो 5 और 7 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अब सर ए माइनस बी का मतलब फिर क्या होता है सर, ए माइनस बी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो ए में हो बी में ना हो। तो ऐसा कौन सी वैल्यू दिख रही है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए में हो बी में ना हो, बता दो कौन सा है वैल्यू जो कि ए में हो बी में ना हो। तो आप कहेंगे सर 1 और 3 ए में तो है लेकिन बी में हमको दिख ही नहीं रहा है।
तो मतलब a माइनस बी का मतलब यही होता है, a माइनस बी का मतलब जो a में होता है b में नहीं होता है। और b माइनस ए का मतलब भाई बता दो, b माइनस ए का मतलब होता है साथियों जो b में हो a में नहीं हो भाई। तो ऐसे दो वैल्यू हमको दिख रहे हैं, कौन कौन से भाई, 8 और 9, ऐसे दो वैल्यू हैं जो कि b में तो हैं लेकिन सर a में नहीं है, नजर आ रहे हैं, तो यानी कि b माइनस ए हमारा वही हो जाएंगे, 8 और 9 हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, चलिए ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमने करा दिया आपको। चलिएगा, चलिए कर लिए, अच्छा है, ऐसे प्रश्न आते हैं, हमेशा आते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे और आते रहते हैं और आपको करना पड़ेगा भाई, है ना। देखिए समुच्चय वाला भी शायद छूट रहा था टॉपिक, तो हमने एक प्रश्न ले लिया, एक में सारा समझा दिया, इससे बाहर नहीं आएंगे प्रश्न, ठीक है ना भाई। चलिएगा, चलिएगा अब हम समय देख लेते हैं थोड़ा सा, कितना समय हो रहा है इस समय। बताइए स्टॉप करें वीडियो को, क्योंकि हमारी हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन है। आप लोग जैसा कहें, जैसा कहें, आप लोग जैसा कहें, हमारा तो मन नहीं है स्टॉप करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद भी चेहरे पर थोड़ा सा सिकन नहीं रहेगा हमारे सामने, क्योंकि हम इसमें वीडियो ले रहे हैं, यह वीडियो हमेशा के लिए पढ़ा रहेगा। आप पढ़ लिए 4th सेमेस्टर, आगे आने वाला बच्चा पढ़ेगा 4th सेमेस्टर, बोलेगा सर तो सुस्त थे, क्या पढ़ाएंगे ये, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अंदर से भले तबीयत खराब है, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा दिखना पड़ता है, ऐसा एक्टिव रहना पड़ता है भाई, है ना। चलिएगा, प्रश्न लगाइएगा आप लोग, तभी सभी लोग तो भैया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करिए। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करिए। प्रश्न बढ़िया है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा, की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है भाई, 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की जीवा की दूरी ज्ञात करें, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। भाई देखिए क्या पूछ रहा है, पहले तो एक वृत्त बनाइए, एक वृत्त हमने बना दिया सर जी। फिर क्या पूछा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, भाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, हमने बना दिया भाई, यह 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद पूछ रहा है वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा की दूरी, मतलब अगर हम मान लें भैया यह हमारा 16 सेंटीमीटर जीवा है, जीवा यह 16 सेंटीमीटर है, इससे इसकी दूरी हमको पता करनी है, यह वाली दूरी। तो एक चीज़ याद रखिएगा आप, क्या याद रखेंगे भाई, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा, अगर कोई भी जीवा यहाँ पे बना दी जाए, कोई भी जीवा यहाँ पे बना दी जाए, कोई भी जीवा यहाँ बना दी जाए, कोई भी जीवा बना दी जाए, अगर केंद्र से परपेंडिकुलर लाइन आती है तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है भाई। तो मतलब कि अगर सर यह एक केंद्र है, केंद्र से जीवा की परपेंडिकुलर लाइन तो आ रहा है, मतलब यह भी दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी जब ये पूरा 16 है जीवा, तो यानी कि यह 8 बचेगा और इधर वाला 8 बचेगा भाई। बिल्कुल सर जी, यह 8 बचेगा, यह 8 बचेगा भाई, यह पूरा 8 बचेगा और यह भी 8 बचेगा भाई। बिल्कुल भाई, यह अगर पूरा का पूरा 10 है सर जी, यह पूरा का पूरा त्रिज्या हमारा 10 है, त्रिज्या हमारा 10 है, तो यह 8 है, यह 10 है, तो इसकी लंबाई हमें पता चल जाएगी, बता दीजिए, इसकी लंबाई पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगा भाई ट्रिपलेट से। भाई यह हमारा क्या है, एक मिनट देखिएगा सर जी, एक मिनट देखिएगा, यहाँ से हम बता रहे हैं बेटा। इसको इस तरह, अगर इस तरह कर देंगे तब भी तो यह रेडियस ही होगा हमारा, बताओ, इस तरह कर देंगे तब भी तो यह रेडियस होगा 10 ही, यह 10 हो चाहे यह 10 हो भाई, चाहे यह 10 हो चाहे यह 10 हो, सब तरफ तो 10 ही होगा, तो यह 10 हुआ। अब बताओ यह वाला वैल्यू कितना है भाई, 8 है, यह वाली वैल्यू 8 है और यह 10 है, रेडियस हमको बोला है। अब यही वैल्यू पूछ रहा है हमको, यह वाली वैल्यू पूछ रहा है ना, यह वाली वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि O से B की दूरी। तो O भी बता दोगे, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर भाई 64, तो कितना होगा भाई 36, 36 का रूट में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6, यानी कि यह दूरी कितनी होगी भाई 6 होगा, यानी कि O से B की दूरी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगा भाई। बस आज के लिए हमारा हिम्मत इसी जगह तक है, और जितने भी क्लासेस चले हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब कुछ देख के जाओगे। अगर आप मान लो बात हमारी, अगर देख कर जा रहे हो साथियों, तो बेहतरीन तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करके आओगे, चाहे जितना हार्ड आ जाए प्रश्न पेपर, आपका हार्ड तो नहीं बनेगा, जितना हमने पढ़ा दिया हमारे अनुसार तो हार्ड नहीं बनेगा। और 99.9999 करते चले जाओ, मतलब कि 1000 बार 9 कर दो, शायद ही जितने पढ़ाए गए हैं हमारे द्वारा 12 लेक्चर में, 12 मैराथन महामैराथन क्लास में, इससे बाहर शायद ही आ जाए। ठीक है, सारी चीज़ें करिएगा,
हो सकता है डाटाएँ चेंज हो जाएँ, तो डाटा चेंज होनी बड़ी बात नहीं है, डाटा चेंज हो जाएँगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आप लोग को करना है, संभल के करिएगा। आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे कब हम लाइव आएँ, 26 तारीख को सुबह या फिर 26 तारीख को शाम को, जब भी आप डेट बता दें, हम लाइव आएँगे, आपसे बात करेंगे, वो सारी चीज़ें बताएँगे, अपना अनुभव बताएँगे, किस प्रकार से आप बैठेंगे एग्ज़ाम में। भाई देखिए 4th सेमेस्टर है, अगर बैक लगा तो बहुत भुगतना पड़ेगा, इतना समझ लो। आखिरी मौका है, निकाल लो, चांसेस मिलते हैं, बहुत कम लोग को चांसेस मिलते हैं, ठीक है ना? तो आप उस लायक हो कि आप डीएलएड का 4था सेमेस्टर तक पार हो चुके हो, बैक नहीं लगा है एक भी और ना ही आपका सेमेस्टर बैक है।